नमस्कार। स्वागत है आपका। एक नए विषय पे हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ होता क्या है और कैसे ये प्रेजेंट करते हैं डायग्राम के फॉर्म में। पहले हम लोग जो शुद्ध पदार्थ को कैसे डिफाइन करते हैं थर्मोडायनामिकली, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये एक ही कंपोनेंट हो सकता है, क्या ये दो कंपोनेंट हो सकता है जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं और शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिज़िक्स जो है फेज चेंज प्रॉपर्टी और सब्सटेंस फिज़िक्स ऑफ फेज चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब फेज चेंज मतलब अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था कैसे चेंज हो रही है, उसके फिज़िक्स क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्योर सब्सटेंस जिसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे, थर्मोडायनामिकली इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी आप कंपोनेंट बेस्ड सब्सटेंस ले, चाहे एक कंपोनेंट हुआ, दो कंपोनेंट हुआ, उसको अगर आप किसी कंटेनर में रखें तो उसका कंपोजिशन मतलब रासायनिक संरचना थ्रू आउट चारों तरफ, चाहे किसी भी कंटेनर का किसी भी जगह आप मेजर कर सकते हैं। उस वक्त या उस जगह उसकी कंपोनेंट जो कंपोजिशन है उसकी वो फिक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज़ नाइट्रोजन की बात करते हैं केवल, तो नाइट्रोजन एक कंपोनेंट है और यहाँ पे अगर ये किसी कंटेनर में रखे हुए हैं और यहाँ पे इसका कंपोजिशन देख रहे हैं आप, और कंपोजिशन को अगर हमने सपोज X92 कहा तो ये हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक ही आपका वैल्यू है इसकी कंपोजिशन एक है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, इसीलिए ये इसका कंपोजिशन जो है हमेशा 1 रहेगा। अगर आप एयर लेते हैं जो कि मिक्सचर है, जो कि मिश्रण है और कई गैस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बट इसको भी हम लोग प्योर कंपोनेंट कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसको भी हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि अगर आपने एयर को सपोज़ आपने एयर को एक कंटेनर में रखा और यहाँ पे आपने पूछा कि भाई इसका कंपोजिशन क्या है, सपोज़ ये ए है और बी है, यहाँ पे कंपोजिशन, क्योंकि इसमें कई तरह के गैसेस हैं, इसमें आपका XO2 होगा, XN2 होगा और इसी तरह के और भी होंगे। तो ये ए और बी दोनों जगह अलग अलग हैं और इसके कंपोजिशन अगर निकाले आप कैसे निकाल सकते हैं। कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, GCMS एक गैस क्रोमेटोग्राफी एक तरीका है जिससे आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं। और अगर निकाले तो ये वैल्यू सेम होगी दोनों जगह ए और बी के। कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्योर सब्सटेंस है और आपने किसी जगह रखा किसी कंटेनर में, तो कोई भी जगह आप अगर उसका मेजर करें उसके कंपोजिशन को, रासायनिक संरचना को, तो वो बराबर निकल के आएगी। ऐसे स्थिति को, ऐसे कंडीशंस को आप कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। अब बात करते हैं वाटर की। और वाटर को आपने सपोज़ किसी कंटेनर में रखा, या जिसमें कि ऐसी स्थिति है जहाँ पे वो लिक्विड भी है और वेपर भी है। चूँकि वाटर केवल एक मॉलिक्यूल है तो ये 1 कंपोनेंट हुआ, लेकिन फेज़ अलग है, अवस्था अलग अलग है, एक में वेपर है, एक में लिक्विड है। ऐसे स्थिति में ये कंपोजिशन जो है इसका अगर आप नापे, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या वो सेम रहेगी? उत्तर क्या है इसका? हाँ रहेगी, क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट है। इसमें भी ये 1 ही रहेगा, इसमें भी ये 1 ही रहेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में जहाँ पे अवस्था भी अलग अलग है पर एक कंपोनेंट सब्सटेंस है, एक ही मॉलिक्यूल टाइप है, तो भी हम इसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बट अब आप बात करते हैं एयर की, जहाँ पे ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे हमने पहले जो एग्जांपल लिया था इसमें तो अवस्था एक ही थी, बट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे ये ऐसे टेम्परेचर पर प्रेशर कंडीशन हमने डाला जिससे कि इसकी अवस्था चेंज हो गई।
ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक वेपर बना, एक लिक्विड बना। तो क्या अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसी स्थिति में हम इसे प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, क्या इसे शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं? और इसका उत्तर है नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कंपोजिशन निकाले और यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज ये ए है और ये बी है, क्या ये ए और बी का कंपोजिशन जो है रासायनिक संरचना वेपर का और लिक्विड का, क्या वो बराबर होगा? इसका उत्तर है नहीं, बराबर नहीं होगा। क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अलग अलग कंडीशंस पे वेपराइज होते हैं, भाप बनते हैं, अलग ढंग से बनते हैं। इसीलिए इसकी जो मात्रा है वेपर में वो अलग होगी, वो सेम नहीं होगी जो लिक्विड में होगी। इस वजह से इसकी जो कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना है वेपर का, वो अलग होगा लिक्विड से। इस वजह से आप इस स्थिति में एयर को आप प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते, शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। चलिए, आपने समझा इसके बारे में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब अवस्था देखते हैं तो अवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। सॉलिड हम जिसे कहते हैं, ठोस पदार्थ, वो मॉलिक्यूल एक स्थान पे रहता है और इसी के चारों तरफ वो वाइब्रेट करता रहता है। इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको जो हमें बताया जाता है कभी कभी सॉलिड को, तो इसमें आप स्प्रिंग लगा के दिखा रहे हैं। इसमें इसका रीज़न ये है कि ये जैसे मॉलिक्यूल अगर मान के चले ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से वाइब्रेट करेगा, लेकिन पोजीशन जो है इसकी, जो जहाँ पे वो है, लोकेशन है इसका, वो वहीं रहेगा, उसके चारों तरफ ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसका रीज़न क्या है कि ये वाइब्रेट इसलिए करता है क्योंकि इसका जो फोर्स है वो इसके पास जो है ज़्यादा आने से वो रिपल करेगा, मतलब ये प्रतिकारक फोर्स होगा, और ज़्यादा दूर रहेगा तो अट्रैक्टिव होगा, मतलब ये आकर्षक होगा। तो इस तरह के दोनों तरह के फोर्सेस जो से इसके पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। और ये कंडीशन भी अलग अलग होता है, इस किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर पे ही ये सॉलिड बनेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। कई बार सॉलिड से सीधा गैस बन सकता है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। बट इन जनरल आमतौर पे ये इसकी पोजीशन चूँकि ये यहाँ पे है, वो इसलिए है क्योंकि सॉलिड में या इन जनरल आपके मॉलिक्यूल जब बहुत दूर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो वो आकर्षक नहीं होंगे, क्योंकि इतना बहुत दूर होने पे वॉल्यूम बहुत बढ़ गया तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। बट जब पास आने लगते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं। बट और पास आते हैं, उसके बाद ज़्यादा पास आने पे वो रिपल्सिव हो जाते हैं, मतलब ये प्रतिकारक होते हैं। तो एक बीच में जब आपका टेम्परेचर प्रेशर ऐसा है जहाँ पे वो दोनों बैलेंस होता है, आकर्षक और प्रतिकारक फोर्सेस जो है वो बैलेंस करते हैं, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन होता है। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है ये फिक्स है और ये मूव कर रहा है। तो ये सॉलिड के स्थिति में ये ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सॉलिड है, इसके बाद इसके अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये पोजीशन जो है इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो निकल जाता है इस पोजीशन से, और वो मेल्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है जिसे कहते हैं, और लिक्विडफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड बनने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि इस तरह की स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पोजीशन आपकी जो है वो मूव कर रही है, चेंज हो रही है। और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस तरह से गैस मॉलिक्यूल हो जाता है। तो इस तरह से ये अवस्था जो है चेंज होती है, जैसे आप हीट देते हैं। इसी तरह से प्रेशर से भी आप अवस्था चेंज कर सकते हैं।
अब इस पे आप अगर नज़र रखें तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए रैंडम है, कहीं किसी भी दिशा में जा सकता है, इसलिए हम वर्ड कहते हैं रैंडम। और ये ज़्यादा दिखता है गैस मॉलिक्यूल में। गैस मॉलिक्यूल जो है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैस फेज़ में और गैस अवस्था में ये बहुत ही रैंडम है, कहीं भी वो फ्री मूव कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में इतना ज़्यादा है कि वो उस पर कंस्टेंट कम है, मतलब उस पर उसको खींचने के लिए, उसे रोकने के लिए कंस्टेंट उसके पास कम है, इसीलिए ये आराम से कहीं भी मूव कर सकता है। और बाद में कभी कोलिजन हुआ, जब ये टकराया तो फिर चेंज करता है डायरेक्शंस। वही लिक्विड में कोलिजन्स जैसे टकराना ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स में वो मूव ही नहीं कर पाता है, सॉलिड में वो मूव ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ये अपने पोजीशन में अटका हुआ है। तो इस तरह के 3 मेजर जो है स्थिति है और अवस्था है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फिज़िक्स है इस अवस्था को जब चेंज करते हैं, जब प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस में हम ऑफकोर्स हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे लिए वाटर बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो हम लोग वाटर ही एग्जांपल लेंगे उदाहरण के तौर पे। और पहले हम समझेंगे कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहता है, जब वो वेपराइज नहीं होता है, मतलब आप अगर लिक्विड में रखें और ऑटोमेटिकली अपने आप से वेपर ना बने, ऐसे स्थिति को हम कहते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड और सबकूल्ड लिक्विड। तो मान के चलिए आपकी जैसे अगर आप 1 एटमॉस्फेयर में आपने पानी को रखा और 20 डिग्री रूम टेम्परेचर पर रखा, तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ओके। बट बशर्ते कि आप जैसे रूम में रखते हैं तो अलग है, क्योंकि रूम में अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो हवा में वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और तरह की चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि 1 एटमॉस्फेयर को हमने मेंटेन करेंगे पिस्टन से। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि चलिए 1 एटमॉस्फेयर में ये पिस्टन सिलेंडर ज्योमेट्री है, जहाँ पे ये पिस्टन जो है वो 1 एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। अगर आपने रूम में रखा होता तो ये पानी जो है धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता, क्योंकि उसका रीज़न अलग है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे आप केवल अगर आप पानी का केवल प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें, वाटर के बारे में बात करें, तो 1 एटमॉस्फेयर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये लिक्विड में रहता है, वो अपने आप वेपराइज नहीं होगा। और इसको हम दिखा रहे हैं इस पिस्टन सिलेंडर के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने पिस्टन रखा है जिसका जो कि 1 एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर बना कर रखा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका इनिशियल कंडीशन है। ऐसे में लिक्विड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओके। तो हीट को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि भाई वाटर जो है बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो तब तक ये कंप्रेस लिक्विड रहेगा जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँचे। और जैसे ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुँचा, वैसे ही वाटर जो है लिक्विड से वेपर बनना शुरू हो गया। तो पहला मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज हो, वाटर से निकलने की कोशिश करेगा, लिक्विड से निकलने की कोशिश करेगा, वेपराइज बनेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पे वो वेपर बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसी स्थिति को हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट कहते हैं, ओके। ऐसे अवस्था को सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं। वाटर के केस में ये 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस है। 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री है। अगर एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम पहुँचे हैं सैचुरेटेड लिक्विड पे। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने फिर भी हीट को ट्रांसफ़र करते चले गए और 100 डिग्री पे ये मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ये वाटर जो है लिक्विड से वेपर में आते जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ये दोनों अवस्था है तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। और ये तब तक हीट लेता जाएगा जब तक कि आखिरी बूंद, आखिरी मॉलिक्यूल जो है लिक्विड में रहेगा तब तक। और जब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा तो जाके ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर की अवस्था से निकलेगा बाहर और बन जाएगा सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि सब के सब मॉलिक्यूल जो हैं वो अब वेपर में चले गए, तो सब वेपर मॉलिक्यूल हो गए। तो स्टेट 4 आपका सैचुरेटेड वेपर अवस्था है। स्टेट 3 क्या है? जो मिक्सचर है,
दोनों अवस्थाओं का मिक्सचर है, तभी इसे कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। अब स्टेट 4 पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये वेपर हो गया है, और यहाँ इस स्थिति में जहाँ पे ये इस यहाँ से निकल के जस्ट लास्ट मॉलिक्यूल वेपराइज हुआ है, उस स्थिति में इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड वेपर। इसका मतलब ये भी है कि इस स्थिति को हमारे टेम्परेचर अगर हमने कम किया, मतलब कि और इस स्थिति में हमने अगर हीट निकाला किसी तरह से, तो ये वेपर मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होने लगेगा। तो इसीलिए इसका जो इसको हम लोग सैचुरेटेड वेपर इसलिए भी कहते हैं कि केवल ये नहीं कि आपका एक मॉलिक्यूल लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर बना, बट ये भी कि अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे वो सैचुरेटेड वेपर है, हम थोड़ा सा भी अगर हीट अंदर निकाले तो ये कंडेंस होने लगेगा, ये लिक्विड बनने लगेगा, मतलब ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के लिक्विड आ जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है इसका सैचुरेटेड वेपर का। अब अगर हम और हीट डालते हैं तो केवल टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अवस्था चेंज नहीं होगी, अब वो वेपर ही रहेगा। तो ऐसे में इसे सुपर हीटेड वेपर कहते हैं। अब इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको हम प्रेजेंट करें ग्राफ फॉर्म में। तो टेम्परेचर, अब आपने नोटिस किया होगा इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं। तो हमने शुरुआत की थी 20 डिग्री पे, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर। तो एक हमने शुरुआत की थी 20 डिग्री पे और 1 एटमॉस्फेयर, तो ये P = 1 एटमॉस्फेयर पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग थे 1, राइट, यहाँ पे हम कंप्रेस लिक्विड पे थे, और यहाँ से हमने हीट देना शुरू किया और यहाँ पे पहुँचे हम 100 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लीनियर ही रहता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमने दिखाया, ओके, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है वो ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे, और टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप जो है पहला मॉलिक्यूल वेपराइज हुआ, और ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसे कहेंगे हम सैचुरेटेड मिक्सचर, वेपर लिक्विड मिक्सचर। और 3 का स्टेट हमने दिखाया था यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका 2 अवस्थाएं हैं, वेपर भी और लिक्विड भी। और ये आ गया आपका 4, जो कि आपका सैचुरेटेड वेपर हो गया, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपने और हीट डाला, तो ये इस पॉइंट पे जो 5 है वो आ गया आपका सुपर हीटेड। तो ये पूरा लाइन जो है ये आपको दिख रही है, ये सुपर हीटेड है, ये सब सुपर हीटेड स्टेट्स हैं। मतलब इसमें आप कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, ये एक अवस्था है सुपर हीटेड वेपर का, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह इसमें आप कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट, तो आपका आ गया सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। ये तो हो गई बात 1 एटमॉस्फेयर की। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर से चेंज कर देते हैं, 2 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, या 100 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, तो क्या होगा, ओके। तो इसको हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया टेम्परेचर वर्सेस वेपर। हम लोग 1 एटमॉस्फेयर पे किए थे। 1 एटमॉस्फेयर इज़ 100 किलो पास्कल, जो कि 0.1 मेगा पास्कल है। तो ये आपका ये था यहाँ पे, ओके। अगर आप काम करते हैं तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये, मतलब जिस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे ये जो दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पॉइंट को हम लोग टी सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे ये जो है 1 एटमॉस्फेयर पे टी सेट कितना था, 100 डिग्री, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस आपका ये टी सेट था, लेकिन ये एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी तरह ये टी सेट जो है ये 0.1 पे आएगा। सिमिलरली ये वाला टी सेट जो है ये अलग होगा, ये टी सेट अलग होगा, ठीक है, ये टी सेट अलग होगा। तो इसमें आपने नोटिस कीजिए कि जैसे प्रेशर बढ़ता है आपका टी सेट बढ़ रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है तो टी सेट कम हो रहा है।
बट में एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जिस पॉइंट पे ये टी सेट, तो ऑफ कोर्स जैसे कि आप इस पे नोटिस कीजिए ये कम प्रेशर है तो टी सेट कम हो गया, लेकिन ये जो जिस पॉइंट पे ये सैचुरेटेड लिक्विड हुआ इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ये भी थोड़ा कम हो गया। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जिसे हम कहेंगे कि वी ऑफ फ्लूइड, और वी ऑफ फ्लूइड जो है ये आपका वी ऑफ फ्लूइड मतलब ये सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता है, ओके। प्रेशर कम करते हैं तो कम होता है। इसी तरह ये आपका हो गया आपका वी जी, जो कि सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम है। कम प्रेशर पे ये ज़्यादा होगा और ज़्यादा प्रेशर पे ये कम होगा, है कि नहीं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, एक जगह जाके ये लाइन जो सैचुरेटेड वेपर लिक्विड लाइन रिप्रेजेंट करती है ये ख़त्म हो जाता है और ये पॉइंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे वेपर और लिक्विड जो है वो बिल्कुल एक जैसे दिखती है, पता नहीं चलता, डिफरेंट, आप उसे अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम उसे बता नहीं सकते, हम उसे उसके भेदभाव नहीं कर सकते कि ये लिक्विड है वेपर है। और उसके ऊपर के प्रेशर पे कोई भी आपका सैचुरेटेड लिक्विड वेपर नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी अवस्था में चेंज नहीं हो रही है, डिस्टिंक्ट अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रही है कहीं से लिक्विड से, वो ऐसा नहीं दिख रहा है कि वेपर बन रहा है प्रॉपर। बट ये ज़रूर है, अगर ये कंप्रेस लिक्विड है, यहाँ से कंप्रेस लिक्विड से ये सीधा सुपर हीटेड वेपर में चला जाता है अगर ध्यान से देखें तो। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स आ रहा है, अपने आप चेंज धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं और वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा वेपर में उसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है जैसे कि हमने देखा था। और नॉर्मली जब चेंज होता है तो ये अलग अलग आपको दिखता भी है, जैसे ये वेपर है लिक्विड है आपको दिखेगा ये, और ये जो लाइन हमने बीच में ड्रॉ किया है इसे इंटरफेशियल रीजन कहते हैं, ये आपको मिनिस्कस में की तौर पे दिखेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखेगा भी ये। तो ये एक टी और वी के बीच का ये प्लॉट है, और ये जो रीजन है ये देख रहे हैं ये सब तो आपका सुपर हीटेड रीजन है, ये आपका सबकूल्ड रीजन है, ओके, ठीक है। ये सुपर हीटेड रीजन है, कई बार इसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है। इसको सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई फॉर्म में, मतलब एक सिंपल तरीके से किया जाए तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपका अगर टेम्परेचर है वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपका फेस चेंज का जो प्लॉट है वो ऐसा दिखेगा हमेशा, जिसमें कि प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से कम होना चाहिए, और क्रिटिकल प्रेशर पे ये आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा, इस तरह का इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा, ठीक है। ये जो लाइन है जो डिस्टिंक्ट चेंज है वो आपको नहीं दिखेगा ये, और ये आपका हो गया प्रेशर जो ग्रेटर देन प्री क्रिटिकल, तो आपको ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये लिक्विड रीजन हो गया, ये आपका वेपर रीजन हो गया, ओके। तो ये एक सिंपल फॉर्म में है, ये आपका इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसे टी क्रिटिकल कहेंगे, जो वॉल्यूम होगा उसे वी क्रिटिकल कहेंगे, और जो प्रेशर है वो ऑफकोर्स इसे पी क्रिटिकल कहेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस की होगी अगेन कि ये जैसे मैंने कहा था कि टी सेट जो है वो बढ़ता है जैसे प्रेशर बढ़ता है, आपको दिख रहा था इस पर्टिकुलर ग्राफ में, है ना। तो इसी पे अब आखिर में इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो बॉयल जब होता है, जैसे टी सेट का क्या मतलब है, टी सेट का मतलब है कि बॉयल होना, ठीक है। क्यों बॉयल का मतलब ये क्या हुआ कि भाई गैस मॉलिक्यूल और वेपर मॉलिक्यूल बनना, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल मतलब बनना, वेपर के मॉलिक्यूल का बनना, तो इसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर में वाटर जो है बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो टी सेट चेंज होता है, जैसे हमने देखा प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो टी सेट भी बढ़ता है, और ये लीनियर नहीं है, ये कर्व है, जैसे कि हमने देखा
वाटर के केस में ये लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, ये नॉर्मली ऐसा होता है। और एक पॉइंट पे जाकर ये किसी पॉइंट पे जाकर यहाँ पे वो पी सी आर हो जाएगा और टी सी आर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद तो आपका कोई फेज चेंज होगा नहीं। तो ये एक आमतौर पे इस तरह से आप बिहेवियर किसी भी शुद्ध पदार्थ का देख सकते हैं जिसमें टी सेट पी सेट ऐसे बिहेव करता है। अब इसको ये भी समझ सकते हैं जैसे कि एक आमतौर पर क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि पहाड़ों में खाना क्यों समय लेता है बनने के लिए। अगर आप सिंपल एक ओपन कंटेनर में आप बर्न करते हैं तो क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि पहाड़ों में ऑफकोर्स प्रेशर जो है वो कम होगा, तो कहने का मतलब जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब बहुत तेज़ी से वो बॉयल होने लगेगा। और जब बॉयल होता है तो क्या होता है, भाप जो है वो अगर ओपन करके रखे हुए हैं तो भाप उड़ने लगेगा। तो कहने का मतलब जो आपका हाई एनर्जी अवस्था में जो फ्लूइड है, जो पदार्थ है वो उड़ रहा है, तो आपके बॉइलिंग, आपका कुकिंग जो है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो तो उड़ गया। और वही चीज़ अगर समय लेता है तो आपकी एनर्जी जो आपने ट्रांसफ़र की, हीट ट्रांसफ़र, वो लिक्विड में है और वो आपका खाना पका रहा है, इसीलिए प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर कुकर में आपका प्रेशर जो है वो मेंटेन हो रहा है और इस तरह से आपका वेट प्रेशर हायर कर दिया गया है और इसलिए आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी जो है टी साइड भी बढ़ गया है और इसीलिए जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने लिक्विड पे वो बहुत समय तक है और इसीलिए आपका खाना पक जाता है जल्दी से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डायग्राम है, इसको समझने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया प्योर सब्सटेंस के बारे में और फिज़िक्स ऑफ अवस्था कैसे चेंज होती है। इस लेक्चर में यहीं तक, आगे हम पीवी और डिफरेंट जो डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।